नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स एवं वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स एंड क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स एक महान विचारक हैं जिन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की। वर्ग क्या है, वर्ग कैसे बनते हैं या बने हैं और इनमें परस्पर किस प्रकार से संघर्ष चलता है, इस प्रकार की अवधारणा को कार्ल मार्क्स ने बहुत ही विस्तार से प्रस्तुत की है। हम कार्ल मार्क्स के बारे में आज के टॉपिक में इसको सविस्तार से जानेंगे। समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा के साथ साथ अनेक प्रकार की अवधारणा और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। इसमें सबसे अधिक उल्लेखनीय अवधारणा यदि किसी की चर्चा होती है तो वह है वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स के योगदान के फलस्वरूप ही समाजशास्त्र में समाज को समझने के लिए एक विशेष संघर्ष संप्रदाय कॉन्फ्लिक्ट स्कूल का विकास हुआ, जो वर्तमान में उग्र उन्मूलनवादी समाजशास्त्र के रूप में विकसित हो गया है। इसलिए यहाँ पर हम जब कार्ल मार्क्स को यदि हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझना होगा। मार्क्स पर इंग्लैंड की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जिस समय मार्क्स इंग्लैंड में थे उस समय वहां के कारखानों में बहुत अधिक उत्पादन हो रहा था। पूंजीपति इन कारखानों के द्वारा खूब धन कमा रहे थे। पूंजीपतियों का वहां की सरकार और राजनीतिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव था। ये पूंजीपति सभी प्रकार से श्रमिकों का खूब शोषण कर रहे थे। पूंजीपति विशेष प्रभावशाली होने के कारण वो क्या करते थे कि अपने उद्देश्यों को सभी प्रकार से पूर्ण करने के लिए कानूनी और गैर कानूनी सभी रास्ते अपना रहे थे। अपनी हितों की रक्षा के लिए सरकार से कानून बनवा रहे थे। सरकार उनके इशारों पर चल रही थी। मार्क्स ने इन परिस्थितियों का अवलोकन किया और अध्ययन करके पाया कि पूंजीपति सर्वहारा वर्ग, जिसको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, सर्वहारा वर्ग का तात्पर्य है जो सभी चीजों से हारा हुआ एक ऐसे व्यक्तियों का समूह जो पूंजीपति के इशारों पर अपना जीवन यापन करने के लिए वे उनके इशारों पर चलते हैं। तो पूंजीपति सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग का खूब शोषण कर रहे थे। मार्क्स ने यह भी देखा कि पूंजीपति अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्धन लोग अधिक गरीब होते जा रहे थे। मार्क्स ने इन सामाजिक परिस्थितियों से मार्क्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी और शत्रु बन गए। उन्होंने देखा कि जो शोषित वर्ग है वो बहुत दयनीय स्थिति में है और जो शोषक वर्ग है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। फिर भी वो शोषित वर्ग का शोषण करने पर तुला हुआ है। तो मार्क्स ने क्या किया, श्रमिकों अथवा शोषित वर्ग के समर्थन में आगे आए। उन्होंने शोषक और शोषित वर्ग के विभिन्न रूपों का साहित्यों में अध्ययन किया और पाया कि इनमें वर्ग संघर्ष होता है। इतना ही नहीं, वे कहते थे कि सर्वहारा वर्ग और साम्यवाद के एक महान समर्थक के रूप में भी वो सामने आए, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने जो हमें वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की वो अगस्टिन थोरे से ली थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है
वो ऑगस्टिन थ्योरी से ली है। और इस पे अनेक विद्वानों का मत भी है कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की जो विवेचना प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत की, जिसका विश्व जगत में एक विशेष प्रभाव पड़ा। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के संबंध में जो विचार हैं वे भिन्न भिन्न रूपों में देखे जा सकते हैं। कार्ल मार्क्स की इन्हीं विचारों और दृष्टिकोण का वर्ग संघर्ष के संबंध में हम एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाएगा और एक स्पेशल एक चैप्टर के रूप में इसको बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में भी है। इसलिए आपको कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से समझना होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या की है और ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष की व्याख्या की है कि एक बहुत ऐतिहासिक काल से ही ये वर्ग और वर्ग संघर्ष पाया जा रहा है। इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पर हम वर्ग संघर्ष इतिहास को समझने के बारे में भी मार्क्स ने कहा है कि आप इतिहास को देखिए कि किस प्रकार से वर्ग थे। वर्ग शोषक और शोषित वर्ग हमेशा विद्यमान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ तो उनका मुखौटा चेंज हुआ है। इस प्रकार से मार्क्स वर्ग के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पर हम जब कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र के अध्ययन प्रथम पूंजीपति और सर्वहारा से पहली पंक्ति लिखते हुए इस बात को स्पष्ट किया था कि वो इस प्रकार से स्पष्ट किया था कि अभी तक जो समस्त समाज का इतिहास है, इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। चाहे कोई सी भी समाज रही हो, उसका जो इतिहास है वो एक वर्ग संघर्ष के रूप में रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने इस वर्ग के बारे में इन्होंने बताया और आगे कहा इन्होंने कि स्वतंत्र मनुष्य और दास, पैट्रिशियन और प्लेबीवन और सामंत यानी सामंती और प्रभु और भूदास, शिल्प संघ और उस्ताद कारीगर, यहाँ पर मजदूर और कारीगर भी कह सकते हैं। संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित यानी शोषक और शोषित, ये बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं और वे कभी पीछे कभी प्रकट रूप से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। इस लड़ाई का अंत हर बार या तो पूरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन से या संघर्षरत वर्गों की बर्बादी से हुआ है। इस तरीके से मार्क्स वर्ग संघर्ष को मानते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के संबंध में जो विचार हैं वो 1848 में रहे, वे जीवन परिवर्तन पर्यंत बने रहे। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को स्पष्ट करते हुए आलोच्य घोषणा पत्र में निम्न शब्दों में उसे स्पष्ट किया, जिसको यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है। जैसे क्या कहा कार्ल मार्क्स ने कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में जो सामंती समाज के ध्वंस से पैदा हुआ है, वर्ग विरोधियों को समाप्त नहीं किया, उसने केवल पुरानों के स्थान पर नए वर्ग उत्पादन की पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई अवस्थाएं और संघर्ष के पुराने रूपों की जगह नए रूप खड़े कर दिए। तो इस तरीके से मार्क्स ने बताने की कोशिश की कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में भी सामंती समाज को ध्वंस से पैदा हुआ है। मतलब एक तरीके से सामंती समाज चले गई, परंतु आज आधुनिक युग में क्या है, पूंजीवादी समाज सामने आ गई। और आज जो भूदास थे या हम जागीरदारी प्रथा की बात करते हैं, तो आज पूंजीपति और श्रमिक आ गए। तो इस तरीके से कहते हैं कि उसकी जगह एक नई व्यवस्था आ जाती है, नाम चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से काल को समझाने की। अब यहाँ पर हम मेजर जो कंसेप्ट हैं उसके बारे में भी कह सकते हैं कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को समझाने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के अर्थों का अध्ययन करें,
जिसमें हम 3 अवधारणाएं कह सकते हैं, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग और संघर्ष को एक तरीके से इस प्रकार समझने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर जो शोषक वर्ग है, एक्सप्लॉइटर क्लासेस, तो यहाँ पर हम जब शोषक वर्ग है उसके बारे में हम देखते हैं। मार्क्स के अनुसार शोषक वर्ग क्या है? उनका कहना है कि शोषक वर्ग वह व्यक्ति है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और भिन्न भिन्न कालों में उत्पादन के साधनों पर भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हीं के अनुसार उन साधनों से संबंधित शोषक के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जैसे दासत्व युग में शोषक और स्वामी या मालिक था। शोषक कौन था? स्वामी या मालिक। वहीं पशुओं, बीजों, औजारों और भूमि आदि उत्पादन के साधनों का स्वामी था। सामंत युग में शोषक सामंत था, उसका भूमि यानी खेती की जमीन पर स्वामित्व था। वही सत्ताधारी था। और पूंजीवादी समाज में ये शोषक कौन है? पूंजीपति, जिसका कारखानों, उद्योग धंधों आदि पर स्वामित्व होता है। तो शोषक का स्वामित्व कच्चे माल, पूंजी, भूमि, कल कारखानों, कार्य आदि पर होता है। सभी शोषक मिलकर शोषक वर्ग बनाते हैं, जो साधन संपन्न है, शक्तिशाली है, सत्ताधारी है, ऐश्वर्य संपन्न है। तो मार्क्स के अनुसार शोषक वर्ग एक प्रकार से उत्पादन के साधनों या उत्पादन की शक्तियों या उत्पादन के संबंधों पर आधिपत्य होता है, जिनका वो शोषक वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, ये भी कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि सरप्लस वैल्यू का जो सिद्धांत दिया था मार्क्स ने, कि जो शोषक है, शोषकों का उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लाभ कमाना, अर्थात अतिरिक्त मूल्य की मात्रा को अधिक से अधिक बढ़ाना एवं शोषित का अधिकतम शोषण करना। इस तरीके से उनकी एक नीति होती है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने एक और स्पष्ट किया, इस प्रकार से शोषक एक परजीवी होता है जो शोषित का शोषण करने के लिए वह अधिक लाभ कमाने आदि के लिए उत्पादन करता है। इसका उद्देश्य यह है अधिक से अधिक लाभ करना। इसी प्रकार से शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग कौन सा होता है? शोषित वर्ग मतलब शोषक वर्ग से ठीक अपोजिट, जिसका शोषण किया जाता है, वो शोषित वर्ग। तो यहाँ पर मार्क्स का कहना है कि शोषित वर्ग वह व्यक्ति है जिसका उत्पादन के साधनों या पर स्वामित्व नहीं होता। उल्टा, बिल्कुल उल्टा, शोषक वर्ग का जो अपोजिट एकदम, वह हमेशा अभावग्रस्त होता है ना। शोषित अपना श्रम पोषक को बेचता है और एक तरीके से अपनी मेहनत बेचता है और मेहनत के बदले वो अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ खाद्य सामग्री, कुछ संसाधन उनको जुटाता है। तो इस प्रकार से उत्पादन के साधन, मतलब जिस प्रकार के उत्पादन के साधन होते हैं उसी के अनुरूप श्रम का रूप एवं प्रकार होता है। शोषित मानव समाज के इतिहास में हर काल में रहे हैं। जिस काल में जैसा उत्पादन का साधन था उसी के अनुसार श्रम बेचने वाले शोषित का भी रूप रहा है। तो इस तरीके से जैसे दासत्व युग में शोषित का रूप दास था, सामंत युग में शोषित का रूप भूमिहीन, सामंत युग में शोषित का रूप भूमिहीन कृषक था और वर्तमान में पूंजीपति में शोषक का रूप क्या है? श्रमिक है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने सर्वारा वर्ग की, इनकी जो शोषक वर्ग है इसको सर्वारा वर्ग की संज्ञा। अब आता है संघर्ष, स्ट्रगल। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने अपनी विभिन्न कृतियों में संघर्ष की अवधारणा का प्रयोग किया है, उसी के अनुसार संघर्ष का तात्पर्य है दो वर्गों के परस्पर विरोध से है। मतलब दो वर्ग अपना किसी चीज को लेकर विरोध करना, उसको एक संघर्ष की कैटेगरी में। ये विरोध कभी छिपे रूप में होता है, तो कभी स्पष्ट और कभी प्रकट रूप में होता है। छिपे भी हो सकता है, स्पष्ट भी हो सकता है, प्रकट रूप। ये लड़ाई लगातार हो सकती है और रुक रुक कर भी हो सकती है, लेकिन इस लड़ाई अथवा संघर्ष का अंत प्रत्येक बार या तो पूरे समाज में क्रांतिकारी पुनर्गठन के रूप में होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से नई दिशा लेकर आती है। ये व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देती है और एक नई व्यवस्था डेवलप होती है। तो इसी तरीके से कार्ल मार्क्स ने
वर्ग संघर्ष में हमें महत्वपूर्ण अवधारणाएं 3 है। एक तो शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग और एक संघर्ष। इसका जो कारण है, ये जो होता है वो उसका कारण ये है पूंजी, अर्थ। मार्क्स सभी जो ये संघर्ष का कारण बताता है अर्थ को, और अर्थ ही शोषक और शोषित और संघर्ष को जन्म देता है।